अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सेंटर ऑफ मैथ्स का जो सेकंड लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे और सेंटर ऑफ मैथ्स का जो सेकंड लेक्चर नंबर 2 है ये हम देखते हैं जी। सेंटर ऑफ मैथ्स ऑफ टू पार्टिकल्स इन प्लेन। तो बच्चों हमने इससे पहले देखा था कि एक्स एक्सिस में दो पार्टिकल थे, एक पार्टिकल इसका मैस m1 था, एक मैस m2 था और पहला मैस x1 पोजीशन पे था, दूसरा x2 पोजीशन पे था। इनका हमने कोई सेंटर ऑफ मैस निकाला था और सेंटर ऑफ मैस से सेंटर ऑफ मैस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस था वो था x। तो ये जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया था ना, इस सिस्टम के लिए हमने सेंटर ऑफ मैस पहले कैलकुलेट किया था और इसकी वैल्यू हमने लिखी थी कि मूवमेंट ऑफ फर्स्ट मैस प्लस मूवमेंट ऑफ सेकंड मैस m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और m1 प्लस m2 की जगह फिर हमने कैपिटल M मैस टोटल मैस का नाम रख लिया था। उसके बाद फिर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था तो वेलोसिटी सेकंड डेरिवेटिव लिया था तो हमें मिल गया था सेकंड डेरिवेटिव जब हमने लिया था तो एक्सेलरेशन मिल गया था और फिर एक्सेलरेशन से हमने फोर्स जो है वो कैलकुलेट की थी। तो एग्जैक्टली यही सारे स्टेप जो है वो हम रिपीट करेंगे सेकंड लेक्चर में और सिर्फ फ़र्क ये होगा एक्स एक्सिस की बजाय एक्स और वाई प्लेन है। तो सपोज़ कर लेते हैं जी हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक m1 है दूसरा m2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस r1 और r2 है। m1 m2 ओरिजिन से डिस्टेंस r1 r2, इन दो पार्टिकल का एक सेंटर ऑफ मैस होगा। सपोज़ कर लेते हैं जी ये हमारे पास इन दो पार्टिकल का कोई सेंटर ऑफ मैस है, ओरिजिन से इस सेंटर ऑफ मैस का जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ आर सेंटर ऑफ मैस, कैपिटल आर लिख लें। तो ये आर सेंटर ऑफ मैस, इस आर सेंटर ऑफ मैस को मुझे कैलकुलेट करना है। आर सेंटर ऑफ मैस को कैलकुलेट करने का हमने जो फार्मूला ड्रा किया हुआ है, सेंटर ऑफ मैस इक्वल टू दो पार्टिकल हैं तो m1 r1 मूवमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मूवमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मैस m1 प्लस m2। और m1 प्लस m2 जो है इसकी जगह आप लिख लें, इसको आप नाम दे दें कंबाइन मैस कैपिटल M का। तो R सेंटर ऑफ मैस इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मैस M। पहली इक्वेशन बन गई। और अब मुझे कैलकुलेट करना है ये जो मैंने सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट किया है, अगर मैं इस सेंटर ऑफ मैस को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूं तो फिर आप देखिएगा किस तरह से हम लिखेंगे। इन कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम सेंटर ऑफ मैस को लिखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आर सेंटर ऑफ मैस, मतलब आपके पास ये जो आर सेंटर ऑफ मैस है इसको आप इसके पार्ट्स में रिज़ॉल्व कर लें। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में, तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आएगा वो एक्स सेंटर ऑफ मैस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई सेंटर ऑफ मैस। तो मतलब ये जो आर वेक्टर होगा, इस आर वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं एक्स सेंटर ऑफ मैस साथ में आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई सेंटर ऑफ मैस साथ में जे यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये जो R1 है तो R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं जी, ये जो R1 वेक्टर है अगर हम इसको कंपोनेंट्स में ड्रा करें तो एक पार्ट आ जाएगा x1 और परपेंडिकुलर पार्ट आ जाएगा y1। उसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरा कंपोनेंट, ये जो पोजीशन वेक्टर r2 है, पोजीशन वेक्टर r2 है तो इसको अगर हम कंपोनेंट्स में ड्रा करें तो एक पार्ट आ जाएगा x2 और परपेंडिकुलर पार्ट आ जाएगा y2। तो r सेंटर ऑफ मैस की जगह आ जाएगा x सेंटर ऑफ मैस तो
आर सेंटर ऑफ मास की जगह आ गया जी एक्स सेंटर ऑफ मास आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू, फिर M1 और R1 की जगह हम लिख लेंगे X1 आई यूनिट वेक्टर प्लस Y1 और J यूनिट वेक्टर, इस R1 की जगह वैल्यू लिख लें, फिर R2 की जगह पे वैल्यू प्लस M2 इंटू X2 आई यूनिट वेक्टर प्लस Y2 J यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, M1 X1 आई यूनिट वेक्टर प्लस M1 Y1 J यूनिट वेक्टर, M1 X1 M1 Y1 प्लस M2 X2 आई यूनिट वेक्टर प्लस M2 Y2 J यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल M। लेफ्ट हैंड साइड पे X सेंटर ऑफ मास आई यूनिट वेक्टर प्लस Y सेंटर ऑफ मास J यूनिट वेक्टर इक्वल टू, अब I और I को आप इकट्ठा कर लें, I यूनिट वेक्टर कॉमन M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M1 Y1 प्लस M2 Y2 साथ में J यूनिट वेक्टर। तो पहली और तीसरी टर्म से I कॉमन और उसके बाद दूसरी और चौथी टर्म से J यूनिट वेक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास M, और इस टोटल मास को मैं दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख लेता हूँ। और लेफ़्ट हैंड साइड जो बचेगी इसमें आपके पास है जी X सेंटर ऑफ मास I यूनिट वेक्टर प्लस Y सेंटर ऑफ मास और J यूनिट वेक्टर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ I यूनिट वेक्टर एंड J यूनिट वेक्टर। तो इधर I और I को अगर आप इक्वेट करें तो I का कोएफिशिएंट आ जाएगा X सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, राइट साइड क्या बन जाएगी M1 X1 प्लस M2 और X2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। फिर J को J के साथ आपने इक्वेट करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड Y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये हमने सॉल्व कर लिया जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक्स एक्सिस जो है और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हमें सेंटर ऑफ मास जो है वो मिल गया। अगर दो पार्टिकल जो है वो प्लेन में होंगे तो एक्स और वाई डायरेक्शन में इनकी कंट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास की वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा बेटा, अब है कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करे, ये जो हमने एक्स और वाई प्लेन के अंदर दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया है, अगर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे हो, ये जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन पे आ जाए, इधर मास M2 इधर मास M1, तो अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ गया तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये होते हैं 0 0। तो अब नई कंडीशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ़ सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन देन,
अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करे तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 0 0, मतलब ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो तो यहाँ पे आ गया और इस ओरिजिन पे वैल्यू है 0, तो मतलब ये पार्ट हो गया 0। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर 0 इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो मास डिवाइड लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा M1R1 प्लस M2R2 इक्वल टू 0। तो M2R2 को अगर आप राइट शिफ्ट करें तो M1R1 इक्वल टू माइनस M2R2, और यहाँ से आप मैसेज को और दो पार्टिकल के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इसको आप अलग अलग कर लें, तो हम इसको लिख सकते हैं M1 डिवाइडेड बाय M2 इक्वल टू माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये फार्मूला जो है ये आपको बताएगा कि दो पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन होगी वो मैसेज के इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे लाई कर गया तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो दो मैसेज को डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड करेगा मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो मतलब क्या हो गया जी कि अगर आपके पास ये ओरिजिन है, ये मास सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे आया हुआ है तो ओरिजिन से फर्स्ट मास का डिस्टेंस जो है वो R1 है और सेकंड मास का डिस्टेंस R2 है। M1 और M2 को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो है R1 प्लस R2, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू मैसेज। सेंटर ऑफ मास जो दो मैसेज को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको डिवाइड कर रहा है, कैसे? इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज। तो मैसेज के साथ इनवर्स रिलेशन जो है वो बन रहा है। तो अब जो हमारा सेंटर ऑफ मास निकला है इक्वेशन नंबर 1 में, अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, इसकी पोजीशन चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या बनेगी, और उसके बाद जो है इसमें एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से आएगा। तो इस पार्टिकल के लिए ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ क्योंकि इसका मुझे फिर से यूज़ करना होगा। तो आप लिख लो जी आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये मेरे पास जो पहली इक्वेशन है इसका मैंने अब यूज़ करना है टू फाइंड वेलोसिटी एंड टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो प्लेन में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो टू फाइंड वेलोसिटी जी, वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए d/dt ऑफ r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 d/dt ऑफ r1 प्लस M2 d/dt ऑफ R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो d/dt ऑफ R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1, उसके बाद V1 प्लस M2 d/dt ऑफ R2 की जगह आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, जो हमने काम अलोंग एक्स एक्सिस किए थे अब वही हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्लेन के अंदर। तो वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास।
एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए ये जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है इसका अगेन आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डी बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 और डी बाई डी टी ऑफ v2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो तो बन जाएगी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 और उसके बाद डी बाई डी टी ऑफ v1 की जगह आप लिख लो a1 प्लस m2 और साथ में a2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें m a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 और a2। तो ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास है। अगर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। यहाँ पे आप हेडिंग बना लें फिर। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हमारे पास फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन बनेगा, ये हमारे पास है एक्सटर्नल फोर्स। ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ मास के ऊपर। m1 a1 ये बन गया f1 और m2 a2 f2। तो एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है वो निकल के आ जाएगा जी। एक्सेलरेशन निकल के आ गया तो एक्सेलरेशन से फिर हम फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे m और a। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चल गई कि F एक्सटर्नल इक्वल टू m a सेंटर ऑफ मास। तो अगर एक पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी इसका मतलब बॉडी के पास एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो अगर हो जाए तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है उसने मूव करना है और बॉडी जो है वो होगा जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इफ नेट फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट फोर्स ज़ीरो है इसका मतलब F एक्सटर्नल हो गई ज़ीरो, देन कैपिटल M इंटू A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ज़ीरो। तो अब आप देखो कि मास तो कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता, तो फिर क्या चीज़ ज़ीरो होगी? एक्सेलरेशन ज़ीरो। और अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन है ज़ीरो, इसका मतलब यह है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप इसको लिख लो, एक्सेलरेशन को d बाय डी टी ऑफ v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पुट कर दी। तो डी टी डिवाइड राइट साइड पे मल्टीप्लाई, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय डी टी, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय डी टी ये बन जाएगा ज़ीरो। और उसके बाद है v सेंटर ऑफ मास। अगर हम बोथ साइड पे इंटीग्रेशन ले लें
तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसल आउट, लेफ्ट हैंड साइड पे v सेंटर ऑफ मास प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 हो जाए तो पार्टिकल जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेगा। Thus center of mass will move with constant velocity। तो ये था बच्चों हमारा एक छोटा सा लेक्चर नंबर 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो थैंक यू वेरी मच।